हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज मैं आपके साथ DSSB TGT सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगी, जिसमें हम टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। TGT में आपके जो सब्जेक्ट की पेडागोजी जिसको बोलते हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी बोल सकते हैं, उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं। PGT में 20 आते हैं। ठीक है, तो 2021 का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। 2 से 3 पेपर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक पेपर में 10 क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के। ठीक है, तो 2 तो हम डिस्कस करेंगे पेपर, यानी कि 20 क्वेश्चंस। टाइम ज़्यादा नहीं लगता, तो फिर जो थर्ड पेपर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, तो उनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, जिससे आगे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं सारे ही सब्जेक्ट्स की पेडागोजी जो है, टीचिंग मेथडोलॉजी, वो आपको यहाँ पर करा रही हूँ। मैंने इससे पहले मैथ्स, नेचुरल साइंस, हिंदी की भी कराई है। और इसके अलावा जो जनरल पार्ट है, जो कि सभी के लिए आता है, TGT हो, PGT हो या PRT हो, उसमें मैं आपको जनरल अवेयरनेस के और हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने कराए हैं DSSB के, जनरल पेपर के हों या टीचिंग मेथडोलॉजी के हों, वो सब आपको एक जगह मिलेंगे प्लेलिस्ट में, जिसका नाम है DSSB PYQ नाम से। ठीक है, ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हो सकता है आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, इस वजह से। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, और अब बीच में कोई इधर उधर की बात नहीं होगी, सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने और देखने के अलावा ये भी आपको ऑब्जर्व करना है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीचिंग मेथडोलॉजी में, क्योंकि अभी तक मैंने जितने पेपर कराए हैं ना, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो या हिंदी का हो, उसमें मैं आपको अगर मोटा मोटा बताऊं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन है, टीचिंग मेथडोलॉजी से भी क्वेश्चन है, GS से भी क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन है। ठीक है, और एक दो आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन है, जो बिल्कुल ही थोड़ा अजीब है। इसका मतलब अगर मैं 10 नंबर में से आपको बताऊं कि कितना आप कर सकते हो, तो 6 से 7 नंबर। ठीक है, पूरे में से आप पूरा कर पाओ, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें GS के भी एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं। सेंसस जनगणना 2011 की, उससे भी सवाल आए हैं। तो बाकी देखते हैं कि SST में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ऑब्जर्व करना। और बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि ये 10 नंबर का जो पोर्शन है, इसको कहाँ से कवर किया जाए। तो देखिए, मैं आपको अपनी तरफ से यही सजेस्ट करूँगी कि बाकी 190 जो नंबर हैं आपके, उन पे ज़्यादा फोकस करिए, और ये जो 10 नंबर हैं, इनको आप प्रीवियस ईयर पेपर से करिए। चाहे वो मान लीजिए नवोदय में अगर टीचिंग मेथडोलॉजी का पोर्शन आता है या किसी और टीचिंग एग्जाम में आता है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, और DSSB के जितने प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं वो कर लो। मुझे लगता है सफिशेंट है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर आप सीटेट तो क्वालिफाई करके आए ही हो ना, तो बहुत ज़्यादा पोर्शन उसी का इसमें कवर होता है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति की विशेषता बताता है। 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, और सोशल साइंस का जो नेचर है, उसके नेचर के बारे में कौन सा इनमें से स्टेटमेंट बता रहा है, ये आपसे पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, सामाजिक विज्ञान ज्ञान का वह पहलू है जिसका विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में मनुष्य की गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा कहता है, सामाजिक विज्ञान मानव संबंधों के बारे में सच्चाई का पता लगाने का प्रयास करता है, जो अंततः सामाजिक उपयोगिता और ज्ञान की उन्नति में योगदान देते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल करेक्ट हैं, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट से ही है, सोशल साइंस से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पहले हिंदी में देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इंग्लिश में मैं आपको दिखा दूंगी। निम्नलिखित में से उदाहरण शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषता का कौन सा संयोजन सही है। आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, मान लीजिए SST वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जो आपने पढ़ा होगा ना पेपर 2 के लिए सोशल साइंस, उसकी पेडागोजी को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है कि सीटेट में आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो वहीं से आपका ही कवर हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान की कक्षा की सामान्य विशेषता का संयोजन कौन सा सही है, तो दोनों ही सही हैं, तो पढ़ लेते हैं।
पहला कहता है, जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं पर पढ़ाते हैं तो आप उन छात्रों जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को देखा है का वर्णन करने के लिए कह सकते हैं। शिक्षार्थी के अनुभवों का उपयोग करने के लिए बिल्कुल सही बात है कि अपने एक्सपीरियंस पर जो बच्चों ने देखा है उसको बता पाएँ कक्षा में। दूसरा है, यदि स्कूल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक वार्ता आयोजित करना चाहता है तो स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बच्चों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तो ये स्थानीय कार्यकर्ताओं को बुलाने का मतलब है कि आप समुदाय का यूज़ कर रहे हैं, सामुदायिक संसाधनों का यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इंग्लिश का स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं, इस टाइम आपके सामने है स्क्रीन पर। ठीक है, बढ़ें आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए, 3 आपसे कह रहा है, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, दोनों आपको दिख जाएगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कथन है आकलन घटना, यानी कि असेसमेंट जो है वो क्या है? आकलन जो होता है वो एक विशेष अवधि में उस पर एकत्रित संख्यात्मक और गुणात्मक जानकारी को ध्यान में रखते हुए पर किए गए मूल्य निर्णय से संदर्भित है। और जो मूल्यांकन होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ज्ञात उद्देश्य लक्ष्य के सापेक्ष सूचना प्राप्त की जाती है। नहीं, दोनों गलत है। मूल्यांकन क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी लक्ष्य के सापेक्ष सूचना मिलती है? बिल्कुल नहीं। और क्या आकलन, ठीक है, एक ऐसा फिनोमिना है जो कि यहाँ पर लिखा है जो कि मूल्य निर्णय से संदर्भित है? नहीं। ठीक है, असेसमेंट रेफर्स टू द वैल्यू जजमेंट। क्या असेसमेंट से आप वैल्यू जजमेंट करते हो किसी फिनोमिना की? नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कई मूलभूत आवश्यकताओं की कमी कक्षा की प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर सकती है। अगर बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रही है कक्षा में, क्लास में बच्चों को, तो वो ऑफ कोर्स जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा उसमें बाधा उत्पन्न करेगी, है ना। तो इसमें से कौन सी वे मूलभूत या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं? पहला है सुरक्षित, सकुशल और अनुकूल वातावरण, तो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा है पर्याप्त शिक्षण अधिगम सामग्री, बिल्कुल होनी चाहिए। तीसरा है अच्छा छात्र से छात्र का संबंध अच्छा होना चाहिए और छात्र से शिक्षक का संबंध। तो तीनों बातें बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 195 पर। ये कहता है, कला शिक्षा अधिगम का वह क्षेत्र है जो किस पर आधारित है? ठीक है, तो जो आर्ट एजुकेशन है दैट इज़ द एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? तो पहला और दूसरा दोनों सही हैं। कला शिक्षा का अधिगम वो क्षेत्र है जो कि दृश्य मूर्ति कला, विजुअल और टेंजिबल आर्ट और प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग आर्ट पर आधारित होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कला शिक्षा अधिगम दृश्य मूर्ति कला और प्रदर्शन कला, मूर्त कला सॉरी, इन पर क्या है? आधारित होता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पर्सनैलिटी से रिलेटेड। पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? द वे यू टॉक, द वे यू एक्ट। तो दोनों चीज़ें आती हैं आपकी पर्सनैलिटी में। आप किस तरह चलते हैं, आपके चलने का तरीका आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है, और जिस तरह से आप कोई भी कार्य करते हैं वो भी आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। बोथ आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है, शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके सामने सवाल है, शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है? तो पहला है, शोध से पता चलता है कि बच्चे समावेशी समायोजन में अकादमिक यानी कि एकेडमिक्स और सामाजिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। समावेशी कक्षा में जब समावेशी रूप से बच्चे पढ़ते हैं इंक्लूसिवली, तो उनका एकेडमिक रूप से भी वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और सोशली भी। दूसरा है, समावेशन में भय को कम करने और मित्रता बनाने की क्षमता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि समावेशन में जब इंक्लूजन होता है तो वो भय को कम करता है या मित्रता बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो पहला वाला जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। ज़्यादा सही जो है फर्स्ट ऑप्शन है। शिक्षा की दृष्टि से बात की जा रही है तो शिक्षा की दृष्टि से, है ना, शिक्षा की दृष्टि से पहला ऑप्शन सही होगा। शोध से पता चलता है कि बच्चे समावेशी समायोजन या कक्षा में एकेडमिक रूप से भी अच्छे होते हैं और सोशली भी अच्छे होते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका, Which of the following article of Indian Constitution imposed non-discrimination on the grounds of sex in the matters of gaining access to public resort?
यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक संसाधन तक पहुँच प्राप्त करने में मामलों में लिंग आधारित जेंडर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 15 जो है वो लोक संसाधन तक पहुंच प्राप्त करने के जो भी मामले हैं उसमें जेंडर में कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 199। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं? तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया कितनी लैंग्वेजेस थी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में? 14 लैंग्वेजेस थी। 14, 22 हैं, ठीक है। तो याद रखना भाषाओं की बात 8वीं अनुसूची में की गई है 8th शेड्यूल में, और कितनी उस समय थी 14 और अब है 22 यानी कि 22। अगला क्वेश्चन है और इसका लास्ट सवाल है इस पेपर का। भाषा आकलन में एक शिक्षक द्वारा आंकी जाने वाली प्रमुख योग्यता क्या होगी? अगर आप लैंग्वेज की जो आप लैंग्वेज एबिलिटीज़ का असेसमेंट कर रहे हो किसी बच्चे की, तो क्या आप चीज़ें देखोगे? समझ के साथ पढ़ना, सुनना और बोलना, बिल्कुल ये तीनों चीज़ें इसमें आएंगी। रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ के साथ पढ़ना, सुनना और बोलना, ये लैंग्वेज असेसमेंट के टूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस भाषा का आकलन आप इन योग्यताओं के आधार पर कर सकते हैं। ये पेपर हमारा यहाँ पर एक शिफ्ट का पेपर खत्म होता है। 10 सवाल हमने कर लिए हैं। अच्छा, ये मेरे पास कंप्लीट पेपर है एसएसटी का, ये नहीं कि सिर्फ टीचिंग मेथडोलॉजी, ये कंप्लीट पेपर है 200 क्वेश्चंस का। और ये 2 से 3 जितने भी हम पेपर आज डिस्कस करेंगे, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेक्शन मेट नाम से ही है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। कंप्लीट पेपर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले शिफ्ट के पेपर पर। पहला सवाल है आपके नेक्स्ट पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है कि नहीं पूछा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, जो कि कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन सामाजिक उपयोगिता की खोज करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो बाकी तीनों सही हैं, तो उनको पढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सामाजिक विज्ञान एक वयस्क दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, अडल्ट अप्रोच, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों के व्यवहारात्मक पहलुओं से रिलेटेड है, सही बात है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन एक आदर्श उपागम के माध्यम से होता है, यानी कि आइडियलिस्टिक अप्रोच से होता है, तो ये बात भी सही है। तीनों बातें अच्छे से पढ़ लेना, याद रख लेना, ठीक है, आपके काम ज़रूर आएंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान कक्षा की सामान्य विशेषता होगी? चाइल्ड सेंटर्ड आपकी क्लास है ना, लर्नर सेंटर्ड कह लो या चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है आपकी सोशल साइंस की। इसमें कौन से ऐसे जनरल फीचर्स होंगे जो कि मतलब विशेषता बताएंगे एक शिक्षार्थी केंद्रित सामाजिक विज्ञान की कक्षा की? पहला है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ना, यानी कि पाठ्य पुस्तक के बियॉन्ड भी चीज़ों से कनेक्ट करना। दूसरा है सामाजिक मुद्दों में अन्वेषण के लिए स्थान सृजित करना, एक्सप्लोर करना। तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसके बारे में निर्णय आकलन से प्रभावित होता है? निर्णय आकलन से प्रभावित होता है, ये आपसे पूछ रहा है। उन्नति यानी कि एडवांसमेंट या प्रोग्रेस। दूसरा है निर्देशात्मक आवश्यकता यानी कि इंस्ट्रक्शनल नीड। और तीसरा है आपकी ग्रेड्स। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय असेसमेंट, ये तीनों आकलन से अफेक्ट होंगे। आपका एडवांसमेंट या प्रोग्रेस, इंस्ट्रक्शनल नीड भी और ग्रेड्स भी आपके आकलन से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी कक्षा प्रबंधन का पहलू है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट? एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ इफेक्टिव क्लासरूम है, तो उसके क्या एस्पेक्ट्स होंगे, क्या पहलू होंगे? पहला है कक्षा में अंतःक्रिया को बढ़ावा देना, इंटरेक्शन, बच्चे से बच्चे इंटरेक्ट करें, टीचर बच्चों से, बच्चे टीचर से इंटरेक्ट करें, तो उसको बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। अगला है अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए, बिल्कुल सही बात है, ये भी होना चाहिए। तीसरा है स्वस्थ अंतर्वैयक्तिक संबंध, मेंटेनिंग हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशन, यानी एक दूसरे से जो रिलेशन हो, संबंध हो, वो भी अच्छे हों। तीनों बातें इंपॉर्टेंट हैं एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, तो तीनों सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि दृश्य कला डैश को संचारित करने के बारे में होती है। विजुअल आर्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो विजुअल आर्ट्स इज़ अबाउट कम्युनिकेटिंग एन आइडिया
विजुअल आर्ट से आप कोई आइडिया भी कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई कंसेप्ट भी और कोई इमोशन भी, यानी कि विजुअल आर्ट के थ्रू आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हो, अपना कोई कंसेप्ट पेश कर सकते हो, या अपने इमोशंस यानी कि भावना को प्रकट कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी की सामान्य विशेषताओं के बारे में कौन सा संयोजन सही नहीं होगा? तो बहिर्मुखी यानी कि आपका एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, इनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो अंतर्मुखी होते हैं वो वस्तुनिष्ठ आंकड़ों द्वारा नियंत्रित होते हैं, गवर्न बाय ऑब्जेक्ट है, ये गलत बात है। ठीक है, बाकी जो अंतर्मुखी होते हैं अकेले काम करना पसंद करते हैं। बहिर्मुखी जो होते हैं फ्लुएंट होते हैं बोलने में, कुछ भी बोल देते हैं कहीं भी, और चिंताओं से मुक्त होते हैं। अंतर्मुखी सोच समझ के बोलता है, अकेले रहना पसंद करता है। क्लियर होगी बात? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं? अब देखो, समावेशी शिक्षा का जो पोर्शन है वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट ही होता है, और यहाँ पर भी आपसे पिछले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर भी पूछा है। समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं? तो दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। पहला है, यह गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करता है। दूसरा है, ये राष्ट्र के विकास के लिए व्यक्तियों के व्यापक समावेश को बढ़ाता है। ऑब्वियसली दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। महिलाओं लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार को क्या उपाय करने चाहिए? तो पहला है, बालिका की शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर वित्त प्रदान करें, यानी कि फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, उनको प्राथमिकता देते हुए प्रोवाइड करें फाइनेंस टू गर्ल्स एजुकेशन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। दूसरा है, निःशुल्क पुस्तकें, छात्रवृत्ति जैसे प्रोत्साहनों के लिए प्रावधान करें। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आप जहाँ पर इस समय रह रहे हैं शायद वहाँ लड़कियों की जो एजुकेशन है वो बेटर हो चुकी हो पहले से, लेकिन हमारे समाज में अभी भी ऐसे बहुत हिस्से हैं जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, या फिर लड़कियों को सिर्फ इस बेसिस पर पढ़ाया लिखाया जाता है कि चलो थोड़ी बहुत एक मिनिमम क्वालिफिकेशन इनकी करवा देते हैं जिससे इनकी शादी हो जाए, दैट्स इट। मतलब बच्ची को आगे बढ़ाना और वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, ये सोच अब भी हमारी सोसाइटी के बहुत कम हिस्सों में है। तो अगर हमें इस इक्वालिटी को बढ़ाना है तो ये कदम उठाने आवश्यक होते हैं, जिससे लोगों को ये ना लगे कि यार लड़की की तो पढ़ा लिखा के क्या करना है, वो अगले घर जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, हमारा क्या इसमें वो होगा। तो अगर उनको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी ना तो वो इस चीज़ को पेरेंट्स भी करवाएंगे और लड़कियां भी कर पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की बहुभाषा के प्रमाण नहीं है? ठीक है, तो भारत की बहुभाषा के प्रमाण क्या फिल्में हैं, रेडियो है या स्कूल है? प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो तीनों ही प्रमाण नहीं है, ना स्कूल, ना रेडियो, ना फिल्में। क्या पूछा है यहाँ पर आपसे? नॉट द एविडेंस ऑफ मल्टीलिंग्वालिटी ऑफ इंडिया। तो इनमें से तीनों ही नहीं है, ना मूवीज़, ना रेडियो, ना स्कूल्स, जो कि हमें भारत की बहुभाषिता के बारे में प्रमाण दें, एविडेंस दें। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम में आकलन की एक विधि नहीं है? आपको भाषा अधिगम का, लैंग्वेज लर्निंग का असेसमेंट करना है। ठीक है, लैंग्वेज लर्निंग का, तो इनमें से कौन सा मेथड सही नहीं है? तो ऑब्जर्वेशन करना बच्चे का और ओरल टेस्ट लेना। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड्स नहीं होंगे असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग के। मौखिक परीक्षा के द्वारा या फिर अवलोकन, दोनों ही ये भाषा के आकलन की विधियाँ नहीं है। क्लियर होगी बात? तो 2 पेपर हमारे यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आपको अब चीज़ें कुछ क्लियर हो रही होंगी, है ना, आपको समझ आ रहा होगा कि इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका ये टीचिंग मेथोलॉजी वाला पार्ट है, और काफ़ी चीज़ें आपकी सीटेट से ही सीधे सीधा कवर हो रही है। अगर आपके पास पहली सीटेट के नोट्स हैं और इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप इस 10 नंबर के लिए टाइम दे सको तो देना, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TSSB के और टीचिंग एग्ज़ाम्स के लगा लेना ही सफिशिएंट होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको यहाँ तक का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे आप ज़रूर प्रेस कर दें। अब हम थर्ड पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उच्च प्राथमिक या प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के अधिगम का सामान्य उद्देश्य नहीं है? अगर हम प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सोशल साइंस को पढ़ने का कौन सा एक सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो जो फोर्थ ऑप्शन है उसको देखिएगा आप। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है छात्रों में सामाजिक क्षमता
और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना का विकास ना करना। भाई विकास करना होता है उद्देश्य, ना करना थोड़ी ना होता है। तो ऑफ कोर्स ये उद्देश्य नहीं है, बाकी तीनों उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास करना, बिल्कुल। दूसरा है छात्रों को सामाजिक आर्थिक संस्थानों में भागीदारी लेने में हेल्प करना। थर्ड है छात्रों में नैतिक मूल्यों, भावनात्मक गुणों और अपनेपन की भावना का विकास करना। ठीक है, फोर्थ नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रणनीति का चयन करना। ठीक है, स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करने के लिए आपको किन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप एक सोशल साइंस की क्लास में टीचिंग कर रहे हो तो अपनी स्ट्रैटेजी के लिए आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे पहला है संसाधनों की उपलब्धता, तो संसाधन होने ज़रूरी है। छात्रों की क्षमता, उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं बच्चों की, वो आपको पता होना चाहिए। और सामग्री जो कंटेंट है उसका भी, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके टीचिंग के, लर्निंग के, वो आपको पता होने चाहिए। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आकलन के कार्य को आसान, अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, असेसमेंट से भी क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर में, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से कर लेनी है। आकलन के कार्य को आसान और अधिक सटीक बनाने के लिए अपेक्षित अधिगम परिणाम के डैश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अमापनीय। ठीक है, आकलन के कार्य को अगर आपने इजी और मोर एक्यूरेट बनाना है तो अपेक्षित अधिगम परिणाम जो हो वो अमापनीय हो, यानी कि अनमिजरेबल हो। ठीक है, अनमिजरेबल हो, उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, अपेक्षित जो भी अधिगम परिणाम आएगा, आपके लर्निंग आउटकम आएगी, दैट शुड नॉट नीड टू बी अनमिजरेबल। वो अनमिजरेबल या अमापनीय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो स्पेसिफिक हो सकती है, विशिष्ट हो सकती है, अचीवेबल हो सकती है, रियलिस्टिक हो सकती है, लेकिन अमापनीय यानी कि अनमिजरेबल नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में, क्लास मैनेजमेंट के संदर्भ में डैश कक्षाओं की श्रेणियां हैं, यानी कि कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो तीनों ही कैटेगरीज आ जाएंगी। कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में पर्याप्त कक्षा का वातावरण भी मैटर करता है, व्यवस्थित कक्षा वातावरण भी मैटर करता है, और अगर निष्क्रिय कक्षा का वातावरण है वो भी उसको उस पर प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो ये जो है कैटेगरीज हैं क्लासरूम की इन टर्म्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, कि कक्षा का वातावरण या तो पर्याप्त है या व्यवस्थित है, या ऐसे भी हो सकता है ना कि कक्षा का वातावरण निष्क्रिय हो, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 195। ये आपसे कहता है रेखा निकटस्थ वातावरण से समझ और अन्वेषण के माध्यम से कला अधिगम के लिए आधारभूत सिद्धांतों में से एक है, यानी कि लाइन। ठीक है, निम्नलिखित में से रेखा के प्रकार वह क्या इंगित करती है का कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो इसमें बात की जा रही है लाइन की। तो लाइन इज़ वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ लर्निंग आर्ट। आर्ट को लर्न करने के लिए लाइन एक बेसिक चीज़ होती है। थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट से आप सीख सकते हो। तो कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही नहीं है ये आपसे पूछा है। तो जो आप देख पा रहे हो थर्ड वाला कॉम्बिनेशन सही नहीं है। जो क्षैतिज रेखा होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो साइन ऑफ लाइफ होती है, ये गलत है। बाकी जो मुड़ी रेखा वो सौंदर्यात्मक आकर्षण को शो करती है, तिरछी गति को, लंबवत रेखा महानता को। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन आपके सिलेबस में कहीं पर हो, ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसको देख लेना। कर्व्ड लाइन शो करती है एस्थेटिक अपील को, यानी कि सौंदर्यात्मक आकर्षण को। डायगोनल लाइंस मूवमेंट को शो करती है। वर्टिकल लाइन ग्रेटनेस को शो करती है। ठीक है, ये वर्टिकल होता है और ये हॉरिजॉन्टल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कार्ल जंग के अनुसार मानसिक गतिविधियां 4 प्रमुख रूप लेती हैं, इनमें से कौन से रूप हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कार्ल जंग के अनुसार मानसिक गतिविधियां 4 रूप लेती हैं, चिंतन, सनसनी, अंतर्ज्ञान और भावना, 4 उसके रूप हैं। कार्ल जंग की जो मेंटल एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग जो मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके 4 डोमिनेंट फॉर्म्स होते हैं। थिंकिंग है, सेंसेशन है, इंट्यूशन है और फीलिंग है। ठीक है, ये आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। शिक्षा के उद्देश्य के लिए विकलांग बच्चों के अलगाव को रोकने के लिए, ठीक है, बदलाव को दर्शाने के लिए वर्षों से उपयोग किए जाने वाला शब्द क्या है। मेन स्ट्रीमिंग और एकीकरण। मैं आपको थोड़ा ही समझा देती हूँ। ठीक है,
जो विकलांग बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनको शिक्षा के लिए रोका जाता है और वो शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास भी करते हैं, तो उन्हें समानता की नज़र से नहीं देखा जाता। विकलांग बच्चों की एजुकेशन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, इस बात से आप लोग भी अवेयर होंगे, ठीक है। तो उनको वो सारी सुविधाएं देने के लिए, उनको सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करने के लिए बहुत वर्षों से कुछ शब्द यूज़ किए जाते हैं, एक नहीं कुछ शब्द जिनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है उनको सामान्य बच्चों की तरह आगे बढ़ाने का, जिसमें एक शब्द है मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीम यानी कि मुख्य धारा में लाना, बच्चों को मुख्य धारा में लाना। जहाँ सामान्य बच्चे हैं वहीं पर जो विकलांग बच्चे हैं या स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको भी उसी समाज से जोड़ना, दैट इज़ मेन स्ट्रीमिंग। और दूसरा एकीकरण, इंटीग्रेशन, यानी कि सबको साथ लाना, ठीक है। ये प्रयास किया जा रहा है, तो ये इसका मतलब था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज सही है, करेक्ट वाला आपको बताना है। तो जो हिरार्किकल है वो जेंडर से रिलेटेड है, ये सही है। बाकी 3 गलत हैं तो उनको हम पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। जो सही है वो पढ़ लेते हैं। स्तरीय, स्तरीय का मतलब हिरार्किकल, एक स्ट्रक्चर जो कि फॉलो करता है, तो वो किससे रिलेटेड होगा, जेंडर से, यानी कि लिंग से, जेंडर से, ठीक है। यह हो गया आपका। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि भाषा परिवार का निरूपण संयोजन सही नहीं है। भारत में भाषा परिवार का कौन सा संयोजन सही नहीं है, तो तेलुगु इंडो आर्यन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तमिल द्रविडियन से रिलेटेड है, जो तमिल लैंग्वेज है द्रविडियन से रिलेटेड है। हिंदी इंडो आर्यन से, त्रिपुरी तिब्बती जो बर्मन है उससे रिलेटेड है, ये पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू लैंग्वेज। तमिल द्रविडियन, हिंदी इंडो आर्यन और त्रिपुरी तिब्बती बर्मन। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपने। 30th क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरा पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, पढ़ा होगा ना आपने सीटेट में वृद्धि विकास के बारे में, और उसके सिद्धांत भी पढ़े होंगे। तो वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है क्या, होती है क्या, और क्या ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप नहीं कर पाओगे? इतना तो आपको याद होगा ही ना कि वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती, ठीक है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत होता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत होता है, अंतर संबंध का सिद्धांत होता है। अगर आपको ये नहीं भी पता कि ये सिद्धांत क्या होते हैं विकास और वृद्धि में, पर आपको ये तो पता है ना कि वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज़ होता है तब हमें क्वेश्चन का नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछा है, पर हमें पता है कि ये ऑप्शन गलत है, तीनों में से अलग है या गलत है, या बाकी 3 गलत हैं ये सही है। उस तरह से आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। चलिए फिर आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी, और बाकी देखिए कॉमन पेपर के लिए जनरल अवेयरनेस और हिंदी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर ही मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ DSSB के, और ये जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं ये भी मेरी कोशिश है सभी सब्जेक्ट्स की मैं कवर कराऊँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे कवर किया जाए, और वो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया है। PYQ ही आपके लिए सफिशिएंट है इन 10 नंबर्स के लिए, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और अच्छा लगा है तो सबसे पहले लाइक कर देना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग एग्ज़ाम रिलेटेड सभी ऑथेंटिक अपडेट्स भी दी जाती हैं और प्रिपरेशन भी कराई जाती है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस देने की मेरी कोशिश रहती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हों। साथ ही साथ कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर आपको ये PDF चाहिए तो पूरा पेपर की जो PDFs हैं तीनों पेपर्स की वो आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। अब मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई आप लगातार करते रहिए, एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा समय नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।